हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब स्टार्ट करते हैं भाई एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब क्या भाई? जो एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन टेक प्लेस होगा। रिफ्रैक्शन तो वही पढ़ा है जो हमने अर्लियर वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो जो एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन टेक प्लेस होगा उसको क्या बोलता हूँ? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब आपको वैसे वर्बली बताता हूँ कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब क्या बताया भाई कि एटमॉस्फेयर में जो भी रिफ्रैक्शन टेक प्लेस होगा। अब एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन कैसे होगा? क्योंकि रिफ्रैक्शन तो क्या होता था कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट आती थी तो उसका बेंड हो जाना, या फिर दूसरे मीडियम से पहले मीडियम में लाइट आती है तो उसका अवे टू द नॉर्मल हो जाना। तो यह हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा है। अब एटमॉस्फेयर में कैसे होगा भाई? अब एटमॉस्फेयर में मेरे को ये चीजें पता है कि बहुत सारे टीनी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं कि भाई हमारे पास लेयर्स होती है, उसके बाद मैं बात करूं कि हमारे पास क्या होता है, उसके बाद हमारे पास भाई क्या नाम है, टीनी ड्रॉपलेट्स होती हैं, स्मोक होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। अब जब उनसे टकरा के लाइट, क्योंकि जो मेरे पास रे ऑफ लाइट आती है वो कौन सी आएगी? मोनोक्रोमेटिक लाइट। जो मोनोक्रोमेटिक लाइट ट्रेवल होके आती है और अब किसी भी पार्टिकल से टकराएगी तो उसकी में क्या होती है? उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी होती है। या ऑप्टिकल डेंसिटी की मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, जैसे अब मैं बताता हूं आपको कि कूलर एयर तो होती है ऊपर, जो ठंडी हवा होती है वो, सॉरी, कूलर एयर तो होती है नीचे। क्या होती है? कूलर एयर तो नीचे, और जो हल्की हवा होती है जिसको वार्म एयर बोलता हूं वो होती है ऊपर। क्यों? क्योंकि वो हल्की होती है, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है, और जो आपके पास ठंडी हवा थी उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है। इसका मतलब दूसरी टर्म में ये भी कह सकता हूं कि व्हेन रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू एटमॉस्फेयर, जब रे ऑफ लाइट पास करती है किसमें से? एटमॉस्फेयर, देन इट गोज वेरिएबल। तो क्या होता है? इट गोज डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग इन द ऑप्टिकल डेंसिटी इन द एटमॉस्फेयर। तो जो इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो बार बार चेंज होती रहती है, बार बार क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से जो रिफ्रैक्शन टेक प्लेस करता है वो क्या कहलाता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो मैं डेफिनेशन बताता हूं क्या, कि डेफिनेशन क्या बनी कि इट इज the phenomena that ray of light enters in atmosphere in account of the optical density changes continuously due to किसकी वजह से? the particles present in atmosphere। क्या बता रहा हूं कि आपके पास ऑप्टिकल डेंसिटी अगर चेंज होती रहती है, ऑप्टिकल डेंसिटी अगर चेंज होती रहेगी तो क्या किसका रिफ्रैक्शन टेक प्लेस करेगा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन टेक प्लेस करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताऊं भाई क्या, कि आपके पास ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है। क्या है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अब ये स्टार ट्विंकल करता है कैसे? ये ड्यू टू द रीजन ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कैसे भाई? कि अब जो स्टार आता है कि हमारे पास जो रे ऑफ लाइट है स्टार की, वो क्या हुई कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट की फॉर्म में आई। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट की फॉर्म में जब रे ऑफ लाइट आई तो अब क्या करेगा? अब एटमॉस्फेयर में बहुत सारे टीनी पार्टिकल्स होते हैं, उनसे टकराएगा तो रिफ्रैक्शन टेक प्लेस करेगा। अब उन रिफ्रैक्शन की वजह से जहां पे एक्चुअल स्टार होता है वहां से मेरे को अलग दिखाई देता है। कहने का मतलब कि अगर मैं बात करूं कि हमारे पास ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये आपके पास ओराइजन हो गया भाई, इसको ओराइजन बोलता हूं। अब मान लिया ये कोई स्टार था भाई, क्या था? ये कोई स्टार है। यहां पे अब अगर रे ऑफ लाइट, मान लो ऑब्जर्वर यहां पे है, रे ऑफ लाइट आई एक्चुअल में, तो अब यहां पे ये रिफ्रैक्शन टेक प्लेस करना स्टार्ट करेगा। ये रिफ्रैक्शन टेक प्लेस करेगा। अब जब इसका रिफ्रैक्शन टेक प्लेस करेगा तो मेरे को ये यहां पे दिखाई दे रहा है। ये तो है एक्चुअल में स्टार, बट मेरे को दिखाई देता है यहां पे। तो ये है इसकी अपेरेंट पोजीशन, ये है इसकी एक्चुअल स्टार। तो कहने का मतलब अब ह्यूमन आई को तो यहाँ पे दिखाई दिया, तो ये जो था, ये बीच में जो था, यहाँ पे ये क्या करते हैं? रे ऑफ लाइट का ट्विंकल करते हैं। मतलब कहने का मतलब एक अपने पोजीशन से हिलते हुए दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से स्टार्स मेरे को ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है भाई। तो स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसकी वजह से होता है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि बहुत सारे टिनी पार्टिकल्स रिफ्रैक्शन टेक प्लेस करते हैं, जिसकी वजह से मेरे को स्टार जो है वो ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है भाई। अब भाई इसी के साथ दूसरी टर्म में पूछ सकता है एग्जामिनर क्या, कि ट्विंकल ऑफ स्टार तो हो गया, बट प्लैनेट डू नॉट।
बट प्लेनेट डू नॉट। इसका भी एग्जांपल यही है भाई, क्यों? क्योंकि जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार करेगा वो तो एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन की वजह से, प्लेनेट नहीं करते। क्यों? क्योंकि भाई जो अब मैंने बताया आपके पास क्या कि हमारे पास अर्थ एटमॉस्फेयर है, ये ओराइजन है, यहाँ पे आपने स्टार देखा है और मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली यहाँ पे ये दिखाई देता है एस डैश, ये एक्चुअल स्टार ये मेरे पास आया था, ये रे ऑफ लाइट ट्रेवल करके ये आ गया, यहाँ पे कोई भी ह्यूमन आई है और यहाँ पे ये दिखाई दिया। ठीक है, तो ये तो था ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। बट प्लेनेट नहीं करते भाई। प्लेनेट क्यों नहीं करते? क्योंकि जो स्टार्स होते हैं वो अर्थ से बहुत दूर होते हैं, बहुत दूर होने के कारण वहां पे जो रे ऑफ लाइट आती है वो सिर्फ एक मोनोक्रोमेटिक लाइट आती है। कौन सी आती है? एक मोनोक्रोमेटिक लाइट। और मोनोक्रोमेटिक लाइट आती है तो रिफ्रैक्शन टेक प्लेस करता है, जैसे हमारा अर्लियर वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अगर पॉलीक्रोमेटिक लाइट आएगी तो वहां पे रिफ्रैक्शन टेक प्लेस नहीं करेगा। बट अर्थ एटमोस्फियर के पास होता है ये प्लेनेट। कोई भी प्लेनेट की बात करो तो अर्थ एटमोस्फियर बहुत नजदीक होता है और बहुत लार्ज होता है। कम डिस्टेंस होगी तो बड़ा होगा। अब वो बड़ा होगा तो एक बंडल की फॉर्म में लाइट को भेजता है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट भेजता है, जिसकी वजह से मेरे को यहाँ पे रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होता दिखाई नहीं देता। और जो कि प्लेनेट है वो मेरे को टिमटिमाता हुआ दिखाई नहीं देता, वो अपनी जगह पे ही फिक्स दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मून। मून क्या है? यहाँ पे प्लेनेट के तौर पे अगर मैं काम करूं तो मून कभी भी मेरे को हिलता हुआ दिखाई नहीं देता अपनी पोजीशन से, वो एक जगह सिचुएट है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम है, जिसकी वजह से वो पोलोक्रोमेटिक लाइट को भेजता है और रिफ्लेक्शन टेक प्लेस नहीं करता। ठीक है, और इसी में अगर अगर आगे मैं बात करूं एटमोस्फेयर रिफ्लेक्शन में, ठीक है, एक तो ये होगा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, एक होगा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार बट प्लेनेट डू नॉट। अगला एग्जाम्पल की मैं बात करूं कि अर्ली सनराइज और डिले सनसेट। क्या भाई? अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट। तो कैसे भाई? अर्ली सनराइज होता है और डिले सनसेट होता है। क्यों भाई? ये भी रीजन बताया किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। क्यों भाई? जैसे मैं मानूं कि हमारे पास भाई ये अर्थ है, ठीक है, ये मैंने मान लिया इसका एटमॉस्फेयर, ये मान लिया अर्थ, ये एटमॉस्फेयर, और यहां पे ये मान लिया इसका ओराइजन। भाई क्या मान लिया? ओराइजन। ओराइजन मतलब जहां पे मेरे को धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अब यहां पे कोई ऑब्जर्वर है, मान लो इस पॉइंट को मैंने मान लिया ऑब्जर्वर, कोई भी ऑब्जर्वर है अर्थ के ऊपर खड़ा है। अब यहां से जब वो देखता है, अब यहां पे ये तो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करेगा। अब एक्चुअल में तो सन जब छिपता है तो मेरे को यहाँ पे मतलब उगने की बात करूं, सनराइज की बात करूं तो ओराइजन से नीचे, क्योंकि धरती से बाहर, हालांकि मेरे को दिखाई देता है धरती में कि धरती में उग रहा है, बट होता नहीं है, तो वो ओराइजन से नीचे मतलब उगता हुआ आता है। मतलब ये पोजीशन अगर मैं बात करूं तो ये था इस टाइप से, और एक्चुअल में मेरे को दिखाई देता है यहां पे। ये तो हो गया सन जो एक्चुअल में है, ये मान लिया एस डैश जो मेरे को अपेरेंट पोजीशन दिखाई दी सन की, ये किसकी वजह से? ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। इसी तरीके से मैं बात करूं किसकी? इसी तरीके से मैं छिपते हुए की बात करूं कि एक्चुअल में तो छिपेगा तो यहां पे एक्चुअल सन, बट मेरे को दिखाई कहां दिया? मेरे को दिखाई दिया यहां पे एस डैश। ठीक है, तो ये उगने वाला टाइम था और ये छिपने वाला टाइम था। छिपेगा हमेशा या उगेगा हमेशा कहां से? ओरिजिन से नीचे, ओरिजिन से नीचे उगेगा, बट मेरे को दिखाई देता है कि अर्थ में ही हो रहा है। तो इसकी वजह से क्यों? क्योंकि ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। और इन दोनों में भाई ये जो ओराइजन जो एक्चुअल सन था और जो अपेरेंट सन था, इन दोनों के बीच का टाइम बताया भाई कितने मिनट का डिफरेंस है? 2 मिनट का। इसी टाइप से इन दोनों के बीच में 2 मिनट का डिफरेंस है। अब 2 मिनट 2 मिनट, पूरे दिन में कितने मिनट की फॉर्मेशन बनाई भाई? 4 मिनट की फॉर्मेशन। मतलब कहने का मतलब 4 मिनट का डिफरेंस आ गया अर्ली सनराइज और डिले सनसेट में। अब जब 4 मिनट का डिफरेंस आ गया, अब ये क्या करता है? जैसे हम पढ़ते हैं ना लीप ईयर और हमारे पास नॉर्मल ईयर। अब लीप ईयर में तो मेरे पास 365 डेज होते हैं, तो 366 डेज, और उसमें मैं बात करूं तो 365 डेज होते हैं। अब वो जो एक दिन बढ़ा है वो क्या करता है कि हमें ये भी पता है कि अर्थ रोटेशन क्या करता है? अर्थ रोटेशन 4 साल में एक बार एक कंप्लीट चक्कर बढ़ा देता है। जो अब देख लो ना, अब एक दिन में 4 मिनट का डिफरेंस आया है, तो कितने दिन में? 4 साल में ये क्या होगा? 4 ईयर में एक कंप्लीट डे की फॉर्मेशन बना देगा। कितने डे की कंप्लीट? एक कंप्लीट डे की फॉर्मेशन बना देगा। इसकी वजह से क्या होता है कि जहां पे 365 दिन होते हैं वहीं पे चौथा साल आते ही कितने दिन हो जाते हैं? 366 दिन हो जाते हैं। किसकी वजह से? वो रीजन यही है, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। यहाँ पे 2 मिनट के डिफरेंस के, 4 मिनट के डिफरेंस की वजह से यहाँ पे एक दिन का 4 साल में एक दिन को बड़ा बना देते हैं, जिसकी वजह से 365 के बजाय 366 दिन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के बारे में।
ठीक है, ओके। अब आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या बताया कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कि किसी भी टीनी पार्टिकल से टकरा के लाइट अगर उस पाथ को विजिबल कर देती है, उस पाथ को क्या कर देती है, विजिबल कर देती है। कहने का मतलब मैं बताऊं, इट इज द प्रोसेस ऑफ लाइट that diffused all over the surface due to the contact play with teeny particles। कि जैसे ही मेरे पास टीनी पार्टिकल से टकरा के लाइट, मतलब कहने का मतलब टकरा के लाइट और उस पाथ को विजिबल कर देना। इट इज द प्रोसेस ऑफ लाइट दैट डिफ्यूज्ड, जो क्या कर देती है, डिफ्यूज हो जाती है उसी पाथ में, टकराने के बाद डिफ्यूज हो जाना, कहने का मतलब बिखर जाना। डिफ्यूज ऑल ओवर द सरफेस, उस सरफेस पे पूरी तरह से कंप्लीटली, किसकी वजह से, ऑन अकाउंट ऑफ द, किसकी वजह से भाई, टीनी पार्टिकल्स। तो वो आपके पास आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब यही प्रोसेस, ये सेम एज इट इज प्रोसेस स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, ये बताया भाई किसने, एक एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट किया गया जिसको बोला गया भाई टिंडल इफेक्ट। क्या बोला गया, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि द पाथ विजिबल टू अस व्हेन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज टेक प्लेस, कि जो हमारे पास जो रास्ता दिखाई देता है किसकी वजह से, जब हमारे पास वहां पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही होती है। क्या फिर मैं दूसरे टर्म में कहूं, दिस एक्सपेरिमेंट या फिर दिस प्रोसेस इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। ये जो एक्सपेरिमेंट था इसको क्या बताया गया, टिंडल इफेक्ट। फॉर एग्जांपल टिंडल इफेक्ट क्या आपको मैं बताता हूं, क्या कि भाई आपने कभी देखा होगा कि अगर एक बंद कमरा होता है और वहां पे अगर मैं बात करूं एक किसी भी जंगले में से या फिर कोई भी आप छोड़ देते हो, कोई भी ईंट के अगर आपने कोई जगह छोड़ दी, वहां से अगर आप रे ऑफ लाइट आ रही है तो वहां पे आप देखना उस कमरे में से आपको डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जो उड़ते हुए डस्ट पार्टिकल्स आपको दिखाई देते हैं वो किसका एग्जांपल है, वो है किसका एग्जांपल, टिंडल इफेक्ट का। या दूसरे टर्म में मैं बात करूं, दूसरा एग्जांपल में, कि आपने कई बार देखा होगा क्या कि पत्तों में से भी रास्ता, मतलब लाइट अपना विजिबल पाथ बना के और नीचे आती है, तो वो जो पाथ हुआ है, जो विजिबल पाथ हुआ है, जो मेरे को दिखाई दे रहा है, वो कौन सा है, टिंडल इफेक्ट। और जहाँ पे घने जंगल होते हैं वहां पे पत्तियों में से भी एक छोटी सी रास्ता मेरे को दिखाई देता है, तो वो क्या होता है, टिंडल इफेक्ट। या फिर तीसरा एग्जांपल टिंडल इफेक्ट को करने का सबसे बढ़िया क्या भाई, कि आप एक गिलास वाटर लो, उस पानी, अब बाहर की तरफ से टॉर्च, आप वहां पे उसको टॉर्च इंसिडेंट करो, आप देखोगे कि आगे कोई रास्ता विजिबल नहीं होगा। बट जैसे ही उसमें कोलाइडल पार्टिकल, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने मड डाल दिया, चीनी डाल दी, या फिर कोई भी आपने भाई नमक डाल दिया, तो उसको स्टिर करने के बाद जब उसको मिला देते हैं, मिलाने के बाद क्या होगा, अब वो वहां पे क्या हो गया, टिनी पार्टिकल्स प्रेजेंट हो गए उस वाटर में। रे ऑफ लाइट, जो मेरे पास बैटरी थी, वो रे ऑफ लाइट जैसे ही उस गिलास पे डालोगे, अब आगे आपको सारा रास्ता विजिबल दिखाई देता है। ये आपके पास डेमोन्स्ट्रेट किया गया एग्जांपल किसका, टिंडल इफेक्ट का। अब इसी टिंडल इफेक्ट को पढ़ते हुए भाई एक साइंटिस्ट आया, कौन, रे लैग। कौन साइंटिस्ट आया, रे लैग। उसने क्या बताया, उसने एक इक्वेशन का फॉर्मेशन किया। उसने क्या इक्वेशन बनाया कि वेवलेंथ के बारे में हमने पढ़ा है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, आई का मतलब हो गया यहाँ पे इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 1/λ⁴। कि जो आपके पास वेवलेंथ है लाइट की, वेवलेंथ हमने लाइट की अपने अर्लियर वीडियो में बताया था क्या, कि हमारे पास 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके और कहां तक, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम तक की अगर मैं बात करूं, 8000 एंगस्ट्रॉम तक की, तो वो रे ऑफ लाइट की जो वेवलेंथ है, वो वेवलेंथ, कहने का मतलब कि इंटेंसिटी अगर बड़ी हो गई, इंटेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। इंटेंसिटी ज्यादा किसकी होगी, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, या फिर जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी इंटेंसिटी सबसे कम होगी। और जिसकी इंटेंसिटी सबसे कम होगी वो कौन सा हो गया, वो हो गया लीस्ट स्कैटर्ड। कौन सा हो गया भाई, लीस्ट स्कैटर्ड। अब इसी के एग्जांपल की मैं बात करता हूं, किसके, इसके एग्जांपल की बात करता हूं। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं भाई स्कैटरिंग ऑफ लाइट में, तो फर्स्ट में जैसे मैं बात करूं भाई कि डेंजर सिग्नल्स आर रेड, डेंजर सिग्नल्स आर रेड, किसकी वजह से,
क्योंकि अब अगर आपको एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो आपको सिर्फ 3 चीजें लिखने हैं भाई। आपने पूछ लिया कि भाई डेंजर सिग्नल सर रेड, तो डेंजर सिग्नल पहले तो बताता हूं क्या होता है कि डेंजर सिग्नल रेड क्यों दिखाई दिए, क्योंकि भाई लीस्ट स्कैटर्ड कलर हो गया। क्यों? क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा थी, इसलिए वहां पे कम अपने पास डिफ्यूज मतलब वो जो भी था वो लाइट को वो कर पाया, सीधी लाइट आपकी आंखों में पड़ पाई, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, लीस्ट स्कैटर्ड। दूसरा किसकी वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये तो आप हमेशा गांठ बांध के रखो भाई, क्या कि अगर कोई भी नेचुरल कलर की मैं बात करूं, क्या भाई कोई भी नेचुरल कलर की, जैसे आगे मैं एग्जांपल बताऊंगा, कोई भी नेचुरल कलर की बात करूं तो उसके लिए आपको लिखना है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एक्सपेरिमेंट है। अब इसके लिए आप क्या लिख सकते हो भाई, इसमें लिख सकते हो इसके रीजन की वजह से, ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। किसकी वजह से हुआ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हुआ। सेकंड नंबर पे लिख सकते हो कि रेलेग ने एक इक्वेशन बताई थी कि इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ की पावर 4 बताया था। सी पार्ट में आप इन 3 पॉइंटों से आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि डेंजर सिग्नल रेड क्यों होते हैं। तीसरा आप सबसे लिखो, बिकॉज रेड कलर इज लीस्ट स्कैटर्ड कलर। ये क्या है भाई, ये सबसे कम स्कैटर्ड कलर है। रेड कलर इज लीस्ट स्कैटर्ड कलर। ये क्या है, लीस्ट स्कैटर्ड मतलब ये फैले, मतलब ये टूटेगा कम, सीधा आपकी आंखों में आके जल्दी पड़ेगा। इसी वजह से कोई भी, अगर मैं डेंजर सिग्नल की बात करता हूँ, वो हमेशा कैसे होते हैं, रेड। दूसरा अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कि भाई ब्लू कलर इज स्काई, कि स्काई का कलर होता है वो ब्लू होता है, स्काई कलर इज ब्लू। क्यों होता है भाई ब्लू, किसकी वजह से? हम कह देते हैं ना कि बैट हमारे यहाँ पे अर्थ में ज्यादा पानी है इसलिए इसको ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं, नहीं, रीजन है ड्यू टू द रीजन ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। किसकी वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब उस टाइम पे जब ब्लू कलर की अगर मैं बात करता हूं तो उस टाइम पे ब्लू कलर लीस्ट स्कैटर्ड कलर होता है। तो वही 3 पॉइंट लिखने हैं। फर्स्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। सेकंड, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/λ की पावर 4। और अगर थर्ड की मैं बात करूं तो यहां पे आप लिखोगे बिकॉज इट इज लीस्ट स्कैटर्ड कलर, क्योंकि अब इस टाइम पे कौन स्कैटर्ड, लीस्ट स्कैटर्ड कलर है, ब्लू कलर इज द लीस्ट स्कैटर्ड कलर। या फिर मैं बात करूं भाई, एट द टाइम ऑफ द सनराइज और सनसेट द अर्थ अपीयर्स टू सीम इज रेड, कि हमारे पास क्या होता है कि जब अर्थ मतलब सन उगता है या छिपता है तो हमें कैसे दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। रीजन होता है ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर कोई भी नेचुरल कलर की बात आती है तो आपके पास रीजन क्या देना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दूसरा कि आपके पास रेले इक्वेशन, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ की पावर 4। और जो भी कलर आपके पास इवन हो तो आप उसमें क्या कलर में डालोगे, बिकॉज इट इज द लीस्ट स्कैटर्ड कलर। तो यहाँ पे आपके पास ये टॉपिक कंप्लीट होता है भाई। थैंक यू।